हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में एंथर के वॉल लेयर्स को कंप्लीट कर दिया था। इस लेक्चर में हम एंथर के माइक्रोस्पोरेंजियो कंप्लीट करेंगे और भी बहुत कुछ। और जब मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएगी तब उसका डिहेंस भी पढ़ेंगे। चलिए जल्दी से इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। दो टॉपिक उठाते हैं हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया। हम लोगों ने पिछली बार ही पढ़ा था कि एंथर एक फ्लावर में प्रेजेंट होता है और ये हमारा मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पहली चीज तो एंड्रोसियम हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। उसके अंदर उसकी यूनिट हुई थी स्टमेन, और स्टमेन के दो पार्ट थे, एंथर एंड फिलामेंट। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग एंथर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। पहला वॉल लेयर, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया। हम लोग वॉल लेयर को कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर में हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया को कंप्लीट कर और देखेंगे कि एक एंथर में, एक बाइलोब्ड एंथर में अगर उसकी ट्रांसवेसेशन की बात करें तो कुछ ऐसी दिखाई पड़ती थी। हमारी वॉल लेयर इनकी कंप्लीट हो गई, लेकिन ये आया कहां से? एक पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है, लेकिन किस चीज से होता है वो भी हमें जानना चाहिए। क्या लेयर ये सब कुछ निर्माण करती नहीं? लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोस्पोरेंजिया। कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज का निर्माण हो रहा है, हम लोग कोई नई चीज सीख रहे हैं तो उसकी निर्माण होने की प्रोसेस जरूर सीखेंगे कि वो चीज आई कहां से, माइक्रोस्पोरेंजिया कहां से आई। एक माइक्रोस्पोरेंजिया पहली चीज तो, अगर कोई चीज निर्मित होती, हम लोग निर्मित करते हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया को के निर्माण होने की प्रोसेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया कहां से निर्माण हुई है उसको पढ़ते हैं, और वो प्रोसेस कहलाती है हमारी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होगा? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एंथर के माइक्रोस्पोरेंजिया, और निर्माण हो रहा है उसकी प्रोसेस कहलाएगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस टॉपिक को उठाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को। ये जो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसको डिटेल से पढ़ते हैं कि उसकी प्रोसेस कैसे है और कैसे उससे माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है। तो पहले तो एक तरुण एंथर लेते हैं। तरुण एंथर का मतलब एक मैच्योर एंथर, एक मैच्योर एंथर उठाते हैं। जब तरुण अवस्था में एंथर, एक एंथर है उसका ये देखो, जैसे कि हम लोग एक एंथर लेंगे, कुछ ऐसा था ना, नीचे फिलामेंट लगा था, उसको हम छोड़ रहे हैं। ट्रांसवेसेशन की बात करें, एक ट्रांसवेसेशन बीच से काट दिया एंथर को और कुछ हमें ऐसी शेप दी, कुछ ऐसे शेप दिखी थी, चारों तरफ वॉल लेयर्स लगी थी और बीच बीच में माइक्रोस्पोरेंजिया भरी हुई थी जब हम लोगों ने मैच्योर एंथर की बात की थी। लेकिन उससे पहले क्या उसके अंदर स्पोरो था कि नहीं था? लेकिन उससे पहले क्या था उसको जान लेते। लेकिन मैंने आपसे पहले कहा था कि पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एपिडर्मिस जो थी उसका निर्माण आर्चिस्पोडियल सेल से नहीं होता, लेकिन इसमें पहले तो एपिडर्मिस का निर्माण नहीं हुआ, तो सबसे पहले प्राचीनतम वहां पे जो है प्रिमिटिव लेयर थी वो एपिडर्मिस हो गई। जब कुछ नहीं पाया, देखो हमारी बॉडी में पहली चीज तो सब कुछ तो इतनी जल्दी बन नहीं गया। पहले पेट में क्या बने, हमारी छोटी सेल थी, डिप्लॉइड हुई, फिर पॉलीप्लाइड हुई, फिर आगे चल के ऑर्गन टिश्यू कर, आगे चल के सब चीज को निर्माण हुआ। इसी प्रकार इस एंथर के इस पार्ट में सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक सेल और एपिडर्मिस का
आवरण पाया जाता है। मतलब ये हमारा पहले एंथर है, ठीक, बाइलोब एंथर हो गया कुछ ऐसा करके। उसके अंदर एक लेयर पाई जाती, सिर्फ वन लेयर, उसका नाम है एपिडर्मिस, और मेरिस्टेमेटिक सेल का आवरण। बहुत ज्यादा मेरिस्टेमेटिक सेल ऐसे ऐसे करके बनी हुई, ठीक। मान लो बहुत सारी ऐसी सेल बन गई, अब मैच्योर नहीं है ये। इस मैच्योर अनमैच्योर कंडीशन में मेरिस्टेमेटिक सेल और एपिडर्मिस का आवरण पाया जाता है, ठीक। थोड़ी देर बाद, इन सम टाइम्स लेटर, जब एंथर को मैच्योर कंडीशन में हो रहा होता है, देन मैच्योर, तो मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी व स्पष्ट हो जाती है। हाइपोडर्मल सेल इज सेंटर ऑफ द पॉइंट। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या है? अ ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स व्हिच कवर टू द एपिडर्मिस लेयर। अब एपिडर्मिस लेयर में ऊपर जो ये साथ में मेरिस्टेमेटिक सेल है, उसकी कोई एक हाइपोडर्मल सेल उठाओ। हाइपोडर्मल का मतलब है अ वेरी बिग, जो मतलब सबसे प्रीसियस दिखे, मतलब सबसे अलग, अनोखी। अब हमने यहां पर उठा ली, मान ली कोई यहां पर ये है मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल, आकार शेप में बड़ी हो जाएगी, ठीक। जब मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी व स्पष्ट हो जाती, तब हम इसे कहते हैं भाई कोई चीज पे परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो एक नई चीज का निर्माण होगा। देन उसका नाम पड़ा आर्ची स्पोरियल सेल। आया याद नाम जी? हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि ये आर्ची स्पोरियल सेल आगे चल के 3 लेयर्स का निर्माण करती है। पहला एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। यही इसी सेल से आगे की 3 लेयर्स का निर्माण होता है। लेकिन एक चीज, इस आर्चियोस्पोरियल सेल से माइक्रोस्पोरेंजिया का भी निर्माण होता है, ये भी एक बात है। ये कैसे होता है ये पढ़ना है। देन जब अनमैच्योर कंडीशन का एंथर है, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल और एपिडर्मिस का आवरण पाया जाता है। जब मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी व स्पष्ट हो जाएगी, तब उसे आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं। देन इस कंडीशन में आर्ची स्पोरियल सेल जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन करके 2 चीजों का निर्माण करते हैं। जब ये आर्ची स्पोरियल सेल बन जाएगी, तब वो आगे चल के 2 चीजों का निर्माण करेगी। लेकिन कौन सा डिवीजन करेगी? पार्टीशन एंड डिवीजन इज डिफरेंट। डिवीजन ये आर्ची स्पोरियल सेल है, वो करेगी पेरिक्लाइनल डिवीजन, मींस परिणत विभाजन। जब परिणत विभाजन करेगी, पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी, तब 2 चीजों का निर्माण। पहला प्राइमरी पैराइटल सेल, दूसरा प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। इस कंडीशन में जब एंथर अनमैच्योर कंडीशन में होगा, तो सबसे पहले एपिडर्मिस का आवरण और मेरिस्टेमेटिक सेल का समूह पाया जाता है। इसके बाद जब मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी व स्पष्ट हो जाएगी, तब उसे आर्चियोस्पोरियल सेल कहते हैं। ये आर्चियोस्पोरियल सेल पेरिक्लाइनल डिवीजन करके प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल का निर्माण करेगी। ये प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल आगे चल के बहुत सारी चीजों का निर्माण करेगी। लेकिन ये आपने कहा कि आर्चियोस्पोरियल सेल का निर्माण से तो भाई लेयर्स भी बनती हैं, और तुम माइक्रोस्पोरेंजिया बना रहे हो। हाउ कैन दिस पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। हमने जो आर्चियोस्पोरियल सेल का पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, उससे ये 2 चीजें बनी।
बट ये पैराइटल सेल आगे चल के लेयर्स का निर्माण करेगी और ये स्पोरोजिनस सेल आगे चल के माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण। आपको नाम से पता चल रहा होगा, एक स्पोरोजिनस है, स्पोर प्रेजेंट है, एक नाम निकल के आता है माइक्रोस्पोर। दैट इज अ सिमिलर मैच, स्पोर एंड स्पोर। द प्रोसेस आगे चल के बताएंगे हम, लेकिन प्राइमरी पैराइटल सेल आगे चल के 3 लेयर्स का निर्माण करती है। कौन सी? एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम। पिछले लेक्चर में हम इन सबको कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल लेयर और आने वाली कंडीशंस में भी अप्लाइड होंगी। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल समटाइम्स लेटर समसूत्री विभाजन करेगी। इट मींस माइटोसिस प्रोसेस। देखो कोई भी चीज है, अगर हम लोग हिंदी और इंग्लिश कन्वर्जन साथ लेके चलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आई थिंक इंग्लिश इज अ बेटर चॉइस फॉर द बायोलॉजी सब्जेक्ट। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हिंदी इज इम्पोर्टेंट, सो मैं भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है। माइटोसिस का मतलब समसूत्री विभाजन होता है। ये समसूत्री विभाजन क्या है? देखो कोई भी चीज है, अगर कोई चीज पहले से है और समान सिमिलर कंडीशन में वो चीज दोबारा बन रही है, ठीक, वो समसूत्री। मान लो इसमें 2n है, मतलब कोई डिप्लॉइड सेल है। मियोसिस में डिप्लॉइड सेल 2 अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड करेगा और हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड कंडीशन बनाएगा। अगर उसी चीज, अगर डिप्लॉइड सेल को हम लोग माइटोसिस करवा देते हैं तो सिमिलर चीज, वो जो 2n थी डिप्लॉइड थी, वो आगे चल के भी डिप्लॉइड बनेगी। मतलब उसमें नंबर्स की चेंजिंग नहीं होगी, भले ही शेप चेंज होगा थोड़ा बहुत, बट नंबर्स की चेंजिंग नहीं होगी, ठीक। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइटोसिस करके, ठीक, स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करेगी। किसका? स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करेगी। अंडरस्टैंड भाई? प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल था, ये माइटोसिस कर रही है, फिर स्पोरोजिनस सेल बना रही है, ठीक। अब इस स्पोरोजिनस सेल की कुछ चीजें, सॉरी, अब ये स्पोरोजिनस सेल, ये भाई प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है, माइटोसिस कर रही है, फिर स्पोरोजिनस सेल का निर्माण कर रही है। अब ये स्पोरोजिनस सेल कुछ समय बाद अपने आप माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पोरोजिनस सेल स्वतः ही कुछ समय पश्चात माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तब होगा मियोसिस। एक माइक्रोस्पोरेंजिया के निर्माण में एक बारी माइटोसिस और एक बारी मियोसिस होगा। जब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइटोसिस करके स्पोरोजिनस सेल का निर्माण करती है और स्पोरोजिनस सेल कुछ समय बाद स्वतः ही माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होने के बाद ये करेगा भैया कौन सा डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। इट मींस अर्धसूत्री विभाजन। इसमें गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है और इसमें गुणसूत्र की संख्या समान रहती है। समसूत्री विभाजन माइटोसिस क्या है? जब क्रोमोसोम्स नंबर सेम, अगर डिवीजन हो रहा है, पहले जो क्रोमोसोम्स के नंबर थे अभी भी क्रोमोसोम्स के नंबर सेम है डिवीजन होने के बाद भी, देन आपका माइटोसिस कहलाएगा, समसूत्री विभाजन कहलाएगा। अगर क्रोमोसोम्स नंबर डिवीजन करने के बाद आधे आधे हो जाते हैं लेकिन 2 पार्टीशन में होते हैं, उसमें आपका मियोसिस होगा। इसी प्रकार जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस की प्रोसेस करके टोटली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण करते हैं। हमने पढ़ा क्या? हम लोग टॉपिक कौन सा उठा रहे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया के निर्माण होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले एंथर उठा लिया हमने, एंथर उठा लिया, सबसे पुराना, मतलब जो सुबह स्टार्टिंग में फ्लावर्स बना उसका एंथर उठा लिया। एंथर के पहले क्या पाया जाएगा? मेरिस्टेमेटिक सेल और एपिडर्मिस का आवरण पाया जाएगा। इस मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी व स्पष्ट हो जाती है, जिसे आर्ची स्पोरियल सेल कहते हैं।
इस आर्चीस्पोरियल सेल ने पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, मतलब परिणत विभाजन किया। फिर पेरिक्लाइनल डिवीजन करने के बाद प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, प्राइमरी पैराइटल सेल का निर्माण किया। इस प्राइमरी पैराइटल सेल से 3 लेयर्स का निर्माण हुआ, जो आपको मैंने पहले बता दिया कि लेयर्स का एपिडर्मिस का छोड़कर सभी लेयर्स का निर्माण आर्चीस्पोरियल सेल से होता है। इसी प्रकार आपने देख लिया कि एंडोथीसियम, मिडल और टैप्टम का निर्माण कहां से हो गया? प्राइमरी पैराइटल सेल से हो गया, जो कि किसका पार्ट है? आर्चीस्पोरियल। इतनी चीजें समझना है। दूसरा है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइटोसिस की प्रोसेस करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी भाई, स्पोरोजिनस सेल बना देगी। अब ये स्पोरोजिनस सेल स्वतः ही कुछ समय पश्चात माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस की प्रोसेस करके 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के निर्माण। ठीक, उम्मीद है आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आया होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब हम माइक्रोस्पोर के जेनेसिस की बात कर रहे हैं, उसके निर्माण की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने एंथर उठाया और एंथर से लास्ट में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया तो समझ गए। एक एंथर में टोटली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के निर्माण होता है। अब हम आपको डायग्राम से समझाते हैं कि कैसे एक रियल में देखा गया, कुछ ऐसे माइक्रोस्कोप की तरह से देखा गया। इट मींस आपको स्ट्रक्चरली दिखाते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, तो होती कैसे भाई? कैसे एक एंथर में भाई, जहां पर एक बहुत सी मेरिस्टेमेटिक सेल थी, मान लो उसकी हाइपोडर्मल सेल बड़ी हो गई, तो आर्चीस्पोरियल सेल में कैसे कन्वर्ट हुई और कहां कहां कन्वर्ट हुई, ये भी तो देखना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम्स। हम लोग एंथर को ले रहे हैं, उसको बीच से फाड़ दिया, ऊपर से देख रहे हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन की बात कर रहे हैं। ट्रांसवर्स सेक्शन के बाद हम लोगों ने देखा भाई कुछ ऐसा शेप में था, ऐसा गोल गोल सर्कल। मैं बना के देखता हूँ, ऐसा करके मैंने बना दिया। एक सेकंड, कुछ ऐसा था हमारा माइक्रोस्पोर, सॉरी एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन। हम लोगों ने ऊपर से ऐसे देखा। हम लोगों ने पहले क्या बताया कि सबसे पहले एपिडर्मिस का आवरण और मेरिस्टेमेटिक सेल का समूह पाया जाता है। मान लो एपिडर्मिस का आवरण है और बहुत सारे इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल भरी हुई है। क्या भरी हुई है? मेरिस्टेमेटिक सेल भरी हुई है। ठीक, ये मेरिस्टेमेटिक सेल, ठीक, ठीक। अभी मेरिस्टेमेटिक सेल, अब यहां पर मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल, वेट फॉर अ सेकंड, देखिएगा देखिएगा। सबसे पहले एक एंथर में मेरिस्टेमेटिक सेल और एपिडर्मिस का आवरण पाया गया। तत्पश्चात इसमें कुछ बदलाव हुए और इसके बाद एक एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या देखने को मिला? जब उसने पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, किसने? आर्चीस्पोरियल सेल। लेकिन अभी आर्चीस्पोरियल सेल बनी नहीं है, अभी मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल आकार में बड़ी व स्पष्ट हो। मान लो बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल भरी हुई हैं, एक सेल को ढालिए, ठीक है, ये देखो आर्चीस्पोरियल सेल बनना स्टार्ट हो गई। मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल मान लो यहां से उठा के और वहीं इसी में प्रोसेस बना दे रहे हैं। मान लो आप नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं, चलो ऐसे करके बना दिया, ठीक, ठीक, ऐसे करके मेरिस्टेमेटिक सेल की हाइपोडर्मल सेल कहीं बना सकते हैं। हाइपोडर्मल सेल एक जगह कंफर्म नहीं है उसकी सीट, बट इस कान एनी प्लेसेस। ये हाइपोडर्मल सेल है, ठीक, आकार में बड़ी व स्पष्ट हो जाएगी, जिसे आर्चीस्पोरियल सेल कहेंगे। कुछ ऐसे प्रकार की बनाएंगे। आर्चीस्पोरियल सेल चारों तरफ से फैलाएगी भाई, ठीक, ये आर्चीस्पोरियल सेल। ये आर्चीस्पोरियल सेल कहती क्या है भाई? पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी। जब पेरिक्लाइनल डिवीजन करेगी तो 2 भागों में विभाजित होगी, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। मान लो इसने पेरिक्लाइनल डिवीजन किया, ठीक,
और पहली चीज आपको बता दें, जब एंथर में ये प्रोसेस हो रही है होती है ना, तो कुछ चीजें होती है कंजर्व, ठीक। जैसे कि इसमें बना आर्चिस्पोरियल सेल, तो चारों तरफ से एक साथ बनेगी प्रोसेस होगी, ठीक। आप सोच रहे हो कि भाई यहाँ से 20 से चारों की नहीं बन रही, दैट इज फिक्स्ड। ये पहली चीज है, फिक्स रहती है। एक एंथर में ये सारी प्रोसेस कैसी होंगी वो फिक्स रहती है। आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है, इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि डायग्राम में आपको रियल में कैसा दिखेगा वो दिखा रहे हैं। ये आर्चिस्पोरियल सेल, अब इससे मेरिस्टेमेटिक सेल बहुत कम बची हैं, ठीक। ये आर्चिस्पोरियल सेल है, मान लो ये इसको आर्चिस्पोरियल सेल, ठीक। ये पेरिक्लाइनर डिवीजन हुआ, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। मान लो अभी कुछ जगहों पर ये चीज ऐसे बन गई, ठीक। ये प्राइमरी पैराइटल सेल और ये स्पोरोजेनस सेल है, प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब ये पैराइटल सेल आगे चल के लेयर्स का निर्माण करेगी, ठीक। मान लो ये भाई इसको खिसका के बन गया, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ से बनना है और लेयर्स बनना स्टार्ट हो गई भाई, डबल डबल कर दिया हमने लोग, ठीक। इस तरह 4 लेयर्स बनेगी और कुछ समय पश्चात 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण होगा। जब देखो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बन गई, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, एक मैच्योर कंडीशन में हमारा एंथर जब चारों माइक्रोस्पोरेंजिया बना लेगा, अब हमारा क्या हो चुका है, एंथर मैच्योर हो चुका है। हम लोगों ने एक अनमैच्योर एंथर को उठाया, उसकी सारी प्रोसेस दिखाई कि सबसे पहले तो भैया उसमें वॉल लेयर प्रेजेंट होती, दूसरा माइक्रोस्पोरेंजिया भी होनी चाहिए। हमने वॉल लेयर्स भी कंप्लीट कर दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कंप्लीट कर दिया। इट मींस अ प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया की प्रोसेस जो थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, उसको हमने कंप्लीट कर लिया। डायग्राम में दिखा दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे 2 चीजें थी अंतर में, अनमैच्योर से मैच्योर करना था अंतर। उसके लिए हमें वॉल लेयर्स चाहिए थी पूरी और माइक्रोस्पोरेंजिया चाहिए। हम लोग वॉल लेयर्स कंप्लीट कर लिया, माइक्रोस्पोरेंजिया भी कंप्लीट कर। चलिए अब हमारा एंथर मैच्योर हो चुका है। अब देखो 4 माइक्रोस्पोर हमने बना दिए, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए पॉलिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन, और वो कहां से निर्मित होगा, माइक्रोस्पोर से। यस, माइक्रोस्पोर, जो हमारे 4 माइक्रोस्पोर बने थे उससे पॉलन ग्रेन बनाना है हमें। देखो पहली चीज तो एंथर जब अनमैच्योर कंडीशन में था, अब मैच्योर कंडीशन में हो रहा है। जब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा, इसी माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनेगा। ये जो हमारी 4 माइक्रोस्पोर है वो सिर्फ एक स्पोरोजेनस सेल से निर्मित हो रही है, और ऐसे एंथर में बहुत सारे स्पोरोजेनस सेल है जिससे 4 माइक्रोस्पोर के बाद पॉलन ग्रेन का निर्माण होता है। इस माइक्रोस्पोर को हम पॉलन सैक भी बोलते हैं, क्योंकि इसको परागपुट बोलते हैं। परागपुट, पॉलन सैक का मतलब परागपुट बोलते हैं। इस माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा चलिए जानते हैं। ये जो हमारा माइक्रोस्पोर है, वेट फॉर अ सेकंड, ये जो हमारा 4 माइक्रोस्पोर है उससे पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा। चलिए हमने 4 माइक्रोस्पोर में से एक माइक्रोस्पोर को उठा लिया। एक काम करते हैं, पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल को उठाते हैं, आपको डिटेल से बताते हैं। मान लो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल था, इसने कौन सी प्रोसेस करी, इसने करी मियोसिस, ठीक। कुछ ऐसे करके हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल था। माइक्रोस्पोर मदर सेल ने करी मियोसिस की प्रोसेस। मियोसिस की प्रोसेस करने के बाद इसने कुछ ऐसी कंडीशन में लाया, कुछ ऐसी कंडीशन में। इस कंडीशन में आने के बाद इससे माइक्रोस्पोर कंडीशन कहेंगे, और इसमें देखो आपको दिख भी नहीं है, अ ग्रुप ऑफ 4 माइक्रोस्पोर्स
4 माइक्रोस्पोर के ये पॉलन माइक्रोस्पोर बन गया और इसमें 4 माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है, 1 2 3 और 4। इन 4 माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा। देखो पहली चीज, जब ये बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, तब इसमें एक परत का निर्माण होगा, उसे कहेंगे हम कैलोस। और ये कैलोस बॉन्ड आगे चल के मियोसिस की प्रोसेस में करके और माइक्रोस्पोर के पॉलन ग्रेड के कन्वर्ट में मदद करेगा। ये कैलोस बॉन्ड्स माइक्रोस्पोर के चारों अवस्था को तोड़ेगा। जब तोड़ेगा तो चारों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक, अलग होने के बाद इस कैलोस बॉन्ड में, इस कैलोस बॉन्ड से मान लो ये माइक्रोस्पोर अलग हो गया। ये माइक्रोस्पोर 4 टेट्राड अवस्था में था। आपको बताया भी था कि जब एंथर में माइक्रोस्पोर टेट्राड कंडीशन में था, तब हमारा माइक्रोस्पोर कुछ ऐसा था, इसको उठा के यहां रख दिया, कुछ ऐसी कंडीशन में था। और जब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बनने की बात आती है, तो टेट्राड अवस्था चारों में कट ऑफ कंडीशन आ जाती है। ठीक, इस कंडीशन में आने के बाद माइक्रोस्पोर सेल पॉलन ग्रेन कैलोस नामक बॉन्ड से अलग होकर अपने स्वतः ही एक न्यूक्लियस का निर्माण करेंगे। ठीक, इस मान लो इस सबके पॉलन ग्रेन में एक न्यूक्लियस आ गया। इस न्यूक्लियस के आने के बाद कैलोस बॉन्ड्स 2 परत का भी निर्माण करती है। पॉलन ग्रेन की बाह्य परत का नाम एक्साइन और इनर लेयर का नाम एंटाइन पड़ेगा। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की और एंटाइन बनी होती है पैक्टोसेलुलोज की। जब माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन का निर्माण होगा, तो उसमें उपस्थित कैलोस बॉन्ड्स डिवीजन करने में मदद करेगा। जब डिवीजन करने में मदद करेगा, तो इधर से पॉलन ग्रेन की 2 परतों का निर्माण होगा और न्यूक्लियस का निर्माण होगा। परत कौन सी? जो हमारी आउटर लेयर है उसको हम कहेंगे एक्साइन, और जो हमारी इनर लेयर है और उसको कहेंगे हम एंटाइन। एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और एंटाइन हमारी पैक्टोसेलुलोज की बनी होती है। उम्मीद है आपको पॉलन ग्रेन की जर्नी समझ में आई होगी कि कैसे हमने एक भाई एंथर बाइलोब एंथर की मेरिस्टेमेटिक सेल को उठाया, उसकी हाइपोडर्मल सेल को उठाया, उसकी हाइपोडर्मल सेल की मेरिस्टेमेटिक सेल का हाइपोडर्मल सेल है, ठीक, उसकी आर्ची स्पोरल सेल ने पेरिग्लैंडल डिवीजन कैसे किया, कैसे प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बनी। इस प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ने माइटोसिस की प्रोसेस करके स्पोरोजिनस सेल का निर्माण किया। इस स्पोरोजिनस सेल ने स्वतः कुछ समय बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुई। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल ने मियोसिस की प्रोसेस करी और मियोसिस की प्रोसेस करने के बाद उसने 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का निर्माण किया। इस 4 माइक्रोस्पोरेंजिया के निर्माण ने 4 माइक्रोस्पोरेंजिया ने 4 पॉलन ग्रेन कैसे निर्माण किया, इसको भी आपको पता चल गया। अब हमारा एंथर क्या है, मैच्योर हो चुका है। अब हमारा एंथर मैच्योर कंडीशन में आ चुका है। इस मैच्योर कंडीशन में आने के बाद अब एंथर का होगा डिहेंसिस। डिहेंसिस कैसे होगा इसको जानते हैं, चलिए। अब हम हेडिंग डालेंगे परागकोश का स्फुटन। डिहेंसिस ऑफ एंथर। देखो परागकोश पूरी तरीके से मैच्योर हो चुका है, उसकी सारी लेयर्स प्रेजेंट है उसमें और माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन ग्रेन भी बन चुके हैं उसमें। अब होगा परागकोश का स्फुटन। परागकोश में पराग कणों के निर्माण के बाद परागकोश का स्फुटन होता है। सर्वप्रथम उनकी लेयर्स में परिवर्तन आता है। सर्वप्रथम मिडिल लेयर और बाद में टैपिटम। इट मींस जब डिहेंसिस ऑफ एंथर होगा तब उसमें सबसे पहले तो उनके वॉल लेयर्स में चेंजमेंट आएगा। सबसे पहले कौन सी लेयर टूटेगी? मिडिल लेयर, और इसके बाद टैपिटम भी टूट जाती है। लेकिन इस समय एंडोथीसियम
और एपिडर्मिस का आवरण पाया जाएगा। इस पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एंडोथीसियम में, इस एंडोथीसियम लेयर कौन सी थी, हाइग्रोस्कोपिक होती है, और इस हाइग्रोस्कोपिक के चलते ये नमी को ग्रहण कर सकती है। ये हमारी आर्द्रताग्राही वाली कौन सी है, लेयर है। जब एंडोथीसियम में आर्द्रताग्राही मतलब एंडोथीसियम में आर्द्रताग्राही वाली लेयर हाइग्रोस्कोपिक लेयर है। अब ये जब शुष्क मौसमों में ये एंडोथीसियम की लेयर आर्द्रताग्राही होने के कारण, इसमें पानी की कमी होने के कारण उसमें जल की हानि होगी। अब जब जल की हानि होगी तो एंडोथीसियम लेयर चेंजमेंट दिखाएगी भाई। मान लो एंडोथीसियम लेयर चारों तरफ से कवर्ड है पॉलन ग्रेन में, पॉलन उस माइक्रोस्पोर के टेट्रान में। अब जब वो हाइग्रोस्कोपिक है, पानी की कमी हो रही है, तब उसमें पानी की कमी होगी। अब जब कमी होगी तो पहले तो बहुत सेंसिटिव थी लेयर, अब बहुत ही हार्ड हो जाएगी। हार्ड होने के बाद ये एंडोथीसियम भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। अब ये मान लो कोई सेंसिटिव चीज है, हम लोग मान लो एक ऐसे मतलब कागज उठा रहे हैं और उसको गीला कर लिया। गीला करने के बाद एक कागज है, रफ्चर कागज है, ठीक, उसको गीला कर लिया और कुछ समय बाद हम सुखाने के लिए डाल दें। ऐसा हम 2-3 बार ही करें। अगर हम कागज को बार बार ही गीला करके सुखाएंगे, तब कागज हमारा बहुत ही ज्यादा लो कंडीशन में हो जाएगा और वो छूते ही हमारा टूट जाएगा। वैसे ही सेम कंडीशन एंडोथीसियम लेयर में होती है। जब एंडोथीसियम हाइग्रोस्कोपिक के चलते उसमें पानी की कमी हो जाएगी शुष्क मौसम में, इन दिस हॉट सीजन में, गर्मियों के सीजन में एंडोथीसियम की लेयर्स में अगर पानी की कमी हो जाएगी, तब उसमें चारों तरफ से खिंचाव व तनाव उत्पन्न होगा। इस खिंचाव या तनाव के कारण एंडोथीसियम की लेयर टूटेगी, ब्रेक डाउन होगी और सिर्फ एपिडर्मिस का लेयर पाया जाएगा। और कुछ समय बाद ये एपिडर्मिस भी टूट जाती है। इस एंडोथीसियम सेल के टूटने के बाद स्ट्रोमियम नामक पदार्थ का निर्माण होता है, और ये स्ट्रोमियम नामक पदार्थ परागकोश के स्फुटन में पूरी तरीके से मदद करती है। और जो कुछ बचता है, जितनी भी लेयर्स बचती है, और वो उन सबको भी टूट जाती है। मान लो कुछ मात्रा बच गई एपिडर्मिस, तो ये स्ट्रोमियम नामक पदार्थ उन सबको तोड़ने में मदद करेगा। डिहेंसिस ऑफ एंथर में सबसे पहली चीज परागकोश में परागकणों के निर्माण के बाद अब डिहेंसिस की प्रोसेस होती है। सबसे पहले मिडिल लेयर और बाद में टैप्सम टूटती है। इस एंडोथीसियम में हाइग्रोस्कोपिक के चलते जल की हानि होती है, जिसके कारण एंडोथीसियम भी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। इस ब्रेक डाउन होने के बाद स्ट्रोमियम नामक पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि पूरे कंडीशन में, पूरे एंथर के पूरे मैच्योर कंडीशन में टूटने में मदद कर रही है। इस प्रकार परागकोश हमारा स्फुटित हो जाता है। लेकिन एक चीज और बता दें, जब ये मिडिल लेयर और टैपेटम टूटती है, तब बाइलोब्ड एंथर की टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन से बाइलोब्ड कंडीशन बन जाएगी। मान लो कुछ ऐसी कंडीशन थी हमारी, परागकोश ऐसा था, ठीक। अब परागकोश में जब चार पालियां में इन दोनों के लेयर्स के नष्ट होने के बाद 2 पालियां शेष रह जाएंगी, क्योंकि एंडोथीसियम आगे चल के कुछ ऐसी कंडीशन बनाएगी। मान लो इसमें 4 पालियां थी, ठीक, माइक्रोस्पोर की 4 पालियां थी, ठीक। अब ये कुछ समय बाद कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी, ठीक। इसके बाद एंडोथीसियम रप्चर होगी और ये सारी लेयर्स भी टूट जाएगी और ये लेयर भी टूट जाएगी, और इसके अंदर हमारे पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं और ये पॉलन ग्रेन फ्री हो जाएंगे इन द एयर, ठीक। इतनी चीजें समझ में आ गई। डिहेंसिस ऑफ एंथर समझ में आ गया। सबसे पहले मिडिल लेयर टूटेगी, फिर टैपेटम टूटेगी। जब एंडोथीसियम की हाइग्रोस्कोपिक होगी, जल की कमी हो जाएगी, तो वही ब्रेक डाउन हो जाएगी। स्ट्रोमियम नामक पदार्थ सारी लेयर्स को तोड़ने में मदद करेगी और परागकोश इस प्रकार हमारा स्फुटित हो जाएगा और परागकण फ्री हो जाएंगे, ठीक। अब परागकोश परागण करने की प्रोसेस में सक्षम है। इस प्रकार एंथर में हमारा पॉलन ग्रेन निर्माण हो चुका है और वो स्फुटित होकर फ्री भी हो चुका है। अब हमें पढ़ना है पॉलन ग्रेन के निर्माण के बाद वो परागण की प्रोसेस करते हैं, लेकिन इससे पहले हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन को भी कंप्लीट करना है। आज के लिए इस लेक्चर में हमने इतना समझा है कि एक पॉलन ग्रेन कैसे निर्मित हुआ। हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस पढ़ी और उससे जाना कि उस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस में माइक्रोस्पोर का और पॉलन ग्रेन का निर्माण कैसे होता है।
और पराग को स्फुटित होते भी हुए भी दिखा हमने। अगले लेक्चर में हम लोग फीमेल सेक्स ऑर्गन को कंप्लीट करेंगे, कि जानेंगे कि कैसे फीमेल का गैमेट कैसे बनता है और इसमें कैसी प्रोसेस होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक चैनल को लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि आपको एक लेक्चर कैसा लगा। और आपने अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको भी जरूर से देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।